हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम मासिक मूल्यांकन माह नवंबर कक्षा 8वीं विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। इसके साथ ही यदि आप जो है इसके बाकी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, गणित और संस्कृत के असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जिस विषय का हल देखना चाहें उस विषय का हल आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। यदि आप जो है इस वीडियो को देखकर पूरा हल कर लेते हो तो आपको दोनों विषयों में 10 में से 10 अंक लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी कि जब हिंदू विधवा हो जाता है तो वह पुनर्विवाह यानी कि फिर से शादी कर सकता है। ऐसा अधिनियम को कब मान्यता दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित, यहाँ पर आपको देखिए एक भौगोलिक दशा दी गई है। ये जो दशा है आपको बताना है कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। इस दशा में कौन सी फसल अच्छे से उगाई जा सकती है? तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आर्द्र नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप। ये जो दशा है इस दशा में जो है हम कपास की फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से उगा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सभी प्रश्न को हम यहाँ पर अच्छे से समझते चल रहा है ताकि आप जो इसे अच्छे से याद कर सको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Flow. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। अब छात्रों देखिए यहाँ पर आपको तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पूरे विश्व का मानचित्र दिख रहा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर नंबरिंग डली है 1, 2, यहाँ पर 4 का इशारा इस तरफ हो रहा है और 3 का इशारा इस तरफ हो रहा है। तो आपको बताना है ये जो नंबरिंग डली है यह नंबरिंग डली है चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 4 देश के लिए डली है। तो आइए हम इसके नाम लिख देते हैं। तो देखिए पहला जो क्रम के अनुसार हमें इसे लिखना है, तो देखिए यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो देखिए पहला आपको पता ही है, पहला जो है हमारा भारत देश है। अब देखिए दूसरा ये कौन सा देश है? ये देश है चाइना यानी कि चीन। अब देखिए तीसरा यहाँ पर इस तरफ इशारा कर रहा है, ये कौन सा देश है? जापान है। और चौथा जो है इस तरफ इशारा कर रहा है, यह कौन सा देश है? श्रीलंका है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अपने क्षेत्र या फिर राज्य की प्रमुख फसलों कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। तो छात्रों यहाँ पर देखिए आपका क्षेत्र कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो हम यहाँ पर जो है झारखंड की प्रमुख फसलों के नाम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए पहली फसल का नाम क्या है? धान। यह राज्य की जो है सर्वप्रमुख यानी कि सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। दूसरा मक्का, धान को हम यहाँ पर चावल भी कह सकते हैं। मक्का हम यहाँ पर देखते हैं यह राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इस फसल का दूसरा स्थान है, यानी कि जो मक्का है वे धान के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। फिर हम देखते हैं गेहूँ, ये जो है
तीसरी सबसे प्रमुख फसल है जो कि सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। गन्ना क्या है, एक नकदी फसल है जो क्या है बहुत ही प्राचीनतम यानी कि बहुत पुरानी फसल है। और आखिरी में है मड़ुआ, ये कम समय में तैयार होने वाली फसल है। अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये तो आपको हो जाता है आपका पहले भाग का आंसर। फसल के प्रमुख प्रकारों को हमने वर्णन कर दिया है। अब दूसरा भाग हम यहाँ पर देखते हैं कृषि के प्रकार का वर्णन करना। तो देखिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं कृषि के प्रमुख प्रकार। तो देखिए पहला है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि हम किसे कहते हैं, मिश्रित यानी होता है मिला जुला, यानी कि एक ही खेत में हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, इसे हम मिश्रित कृषि या फिर खेती यहाँ पर कहते हैं, है ना। मिश्रित यानी कि मिला जुला, दो या दो से अधिक। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर जो है मिश्रित खेती एक और बार है फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, मिश्रित की जगह आप लिखेंगे क्या, मिश्रित की जगह आप दोनों जगह यहाँ पर लिखेंगे पशुपालन, आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों जगह। तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना, पशुपालन खेती यहाँ पर कहलाएगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं शिफ्टिंग खेती। वनों को जलाकर उनके स्थान पर जगह बदल बदल कर खेती करना शिफ्टिंग खेती कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, शिफ्टिंग यानी कि शिफ्ट करना। शिफ्ट यानी कि आपने क्या करा, वनों को हटा दिया और उनके स्थान पर आप खेती करने लग गए, इसे हम क्या कह रहे हैं, शिफ्टिंग खेती हम यहाँ पर कह रहे हैं। अब छात्रों सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र के सुविधा एवं वंचित वर्गों की उपेक्षा के 2 कारण बताना है। तो आइए हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या होती है। तो छात्रों यहाँ पर देखिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है ना, चाहे वे कोई से भी वर्ग से आए, कोई भी समाज से आए, हर व्यक्ति का यहाँ पर महत्व है। मतलब कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, उसका यहाँ पर न्याय किया जाए, इसे हम यहाँ पर सामाजिक न्याय कह सकते हैं। इस अवधारणा के अनुसार समाज में जाति, धर्म, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दास प्रथा के समय दासों को अन्य नागरिकों से अलग समझा जाता था। दास यानी कि जो नौकर लोग हैं, जो कि दूसरे परिवार में जाकर झाड़ू पोछा उनका काम करते थे, उन्हें यहाँ पर जो है अन्य नागरिक से अलग समझते थे। भारत में लंबे समय तक अछूतों को समाज का उपेक्षित अंग समझा जाता था, यानी कि इन्हें जो है समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। विश्व के अनेक भागों में अब भी समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान बनी हुई है। ये सब सामाजिक अन्याय की स्थितियां हैं। सामाजिक न्याय की स्थिति में सबका समाज में उचित स्थान यहाँ पर होता है ना। हर व्यक्ति का यहाँ पर महत्व होता है अपना अपना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का कि प्राचीन काल में, समझिएगा, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी आपको बताना है ना। मतलब कि महिला जो है उनकी समाज में स्थिति किस प्रकार की होती थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। प्राचीन काल यानी कि पुराने समय में महिला की जो सामाजिक स्थिति है बहुत ही बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता में का जो समय था उसमें समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक था, यानी कि उसमें जो है माता जो होती थी उनको विशेष तौर पर सम्मान दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की जो स्थिति थी सम्मानजनक थी, उनका बहुत ही यहाँ पर आदर सम्मान करते थे। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी जो है शिक्षा ग्रहण कर सकती थी पुरुषों के समान। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की, विदुषी यानी कि चालाक, है ना। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते अंतवर्णीय विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया।
स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई थी। इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुराना समय था, आज से 400-500 ईस्वी पूर्व, उसमें महिलाओं की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी थी। तो छात्रों, यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान का आपका सोल्यूशन हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके विज्ञान की असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। तो छात्रों, विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देखते हैं। जो वायु और जो जल है वह कई कारणों से प्रदूषित हो रही है। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले ऐसे अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर जो है, बहुत ज़्यादा हल्ला किस प्रकार की समस्या को कारण जो है बनता जा रहा है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे विकल्प सही हैं। यानी कि देखिए, इससे देखिए ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हमें हो रही है और बेरेपन की बीमारी भी हमें यहाँ पर हो सकती है। इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं, है ना। ठोस भी होते हैं, कड़क भी होता है, और तरल यानी कि बहने वाले पदार्थ भी होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषकर जाड़े के दिनों में धूम कोराह का निर्माण होता है और इससे दमा, खांसी, गले में खरखराहट महसूस होता है। अब आपको बताना है कि जो धूम कोराह होता है किन किन कणों का मिश्रण होता है। तो छात्रों देखिए, नाम से स्पष्ट है, धूम्र यानी कि धुआं, और कोरा को हम कोरा भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब छात्रों, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ओजोन परत में लगातार होने वाले क्षय के कारण मनुष्यों, क्षय यानी कि क्षरण, इसे हम कह सकते हैं घटना, मनुष्यों एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो आइए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। ओजोन परत के क्षरण यानी कि ओजोन परत वायुमंडल में दिन ब दिन घटती जा रही है। इसके कारण होता क्या है? जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती है वे वायुमंडल में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है, और जो परावैंगनिक किरणें होती है वे पेड़ पौधों तथा जीव जंतु के लिए हानिकारक होती है, बहुत उन्हें नुकसान पहुंचाती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। तो छात्र, पांचवा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि चौथा क्वेश्चन कहाँ गया? तो देखिए, मैं आपको यह भी बता देता हूँ। तो छात्रों, आपको देखिए वीडियो पूरा दिखना है, समझना है, लास्ट तक दिखना है, और आप जो है इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं चौथे क्वेश्चन सहित। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको चले जाना है गूगल पर और वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है learnclubyt.blogspot.com। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। इस टाइप की आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको वहाँ पर देखिए 3 डॉट बना दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इसमें से आपको झारखंड बोर्ड मंथली असाइनमेंट 2021-22 पर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर जाकर आप जो है इस पूरे असाइनमेंट का पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना तक बढ़ गया है। क्यों? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के 2 उपायों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। तो इसका हम यहाँ पर हल देख लेते हैं। कभी मौसम के लिहाज से बेहतर शहर माना जाने वाला रांची जो है इन दोनों प्रदूषण के कारण बदनाम हो चुका है। रांची में प्रदूषण अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुका है। झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक सर्वे के एमएल हवा प्रदूषण पिछले 15 सालों में 10 गुना बढ़ा है। सिटी के आसपास इलाकों से जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। हर साल करीब 1 लाख नए लोगों के रहने के लिए मकानों का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए हरियाली भी घटती जा रही है ना। देखिए, नए नए मकान बन रहे हैं, मकानों और दुकानों के बनने के कारण क्या हो रहा है? पेड़ काट रहे हैं, इससे हमारा जो है वन यहाँ पर कम हो रहा है और हरियाली हमारी घट रही है। सिटी के पर्यावरण पर नज़र रखने वाले पुराने लोग बताते हैं कि
80 के दशक में मौसम इतना अच्छा हुआ करता था कि मेसरा जैसे इलाकों में ठंड के मौसम में छतों पर रखा पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता था, है ना। देखिए, पेड़ पौधे होने से होता क्या है, तापमान जो है कंट्रोल में रहता है, ठंडा मौसम यहाँ पर रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन यदि वन कम होते हैं तो तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, गर्मी वायुमंडल में बढ़ती जाती है। इसी कारण जो है पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता था। आज चारों ओर कंक्रीट के जंगल नज़र आते हैं, यानी कि कंक्रीट की बिल्डिंग होती है वह नज़र आती है। हर दिन हो रहे निर्माण के कारण प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के यहाँ पर कुछ उपाय भी आपको दिए गए हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्न उपाय करते हैं। पहला, औद्योगिक संयंत्रों में फिल्टर आदि का प्रयोग। दूसरा, कारखानों को घनी आबादी से दूर स्थापित करना। तो छात्रों, इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।